स्मृति ईरानी एक ऐसी मंत्री हैं कि सबका डिग्री बढ़ता है, इनका डिग्री घटता है। इस बार के चुनाव में इन्होंने कहा कि हम 12वीं पास हैं। इससे पहले के चुनाव में बोली थी कि हम बीए पास हैं। अब बताइए, वही कहावत है ना, जाके पैर न फटे विवाही हो का जाने पीर पढ़ाई। जिसने नहीं की हो पढ़ाई लिखाई वो तो यूनिवर्सिटी में जो है मारपीट और दंगाई ही हो सकता है ना। स्मृति ईरानी यही संकट भी है, इनके पास स्मृति ईरानी है तो इनको लगता है कि शाहीन बाग की महिलाएं बिकाऊ हैं। ये यही सोच सकते हैं। कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जिसके संगत में रहेंगे वही नजर आएगा। स्मृति ईरानी ने उल्टे रोहित वेमुला के ऊपर कार्रवाई करवाई और वो स्टूडेंट आंदोलन करते करते अपनी जान को कुर्बान कर गया। आज देखिए, जिस स्टूडेंट को ये लोग आतंकवादी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो स्टूडेंट आज इस देश में छात्र आंदोलन का प्रतीक बनकर के उभरा है और पूरा देश 17 जनवरी को शहादत दिवस मना रहा था। ये होती है सच की ताकत। आपको भी बदनाम किया जाएगा, तरह तरह की बातें कही जाएंगी। अभी तो ये कहा जा रहा है कि 500 रुपया और बिरयानी मिल रहा है, कल को कुछ और कहा जाएगा। मैं समझता हूं ये छोटा आरोप है। हम लोगों को तो देशद्रोही कहा जाता है, हम लोगों को तो एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन आरोप आरोप होता है और सच सच होता है। इसीलिए किसी आरोप से घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको आरोप लगाना है उनको लगाने दीजिए, लेकिन आप जिस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ाई न्याय की लड़ाई है, सही की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि जान चली जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन इंसान को अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान होने में और जानवर होने में यही फर्क होता है कि जानवर को नहीं पता है कि उसका हक क्या है, इंसान को मालूम होता है कि उसका हक क्या होता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि आप इसकी चिंता मत कीजिए कि इस आंदोलन का क्या होगा। आप ये सोचिए कि आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कल को जो इतिहास लिखा जाएगा, आपके गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपसे पूछेंगे कि बताओ मम्मी, बताओ अम्मी, जब देश पे इतना बड़ा जुल्म हो रहा था तो तुम क्या कर रही थी। अगर आप अपने बच्चों से नजर मिलाना चाहते हैं और अपना नाम भगत सिंह के साथ और अशफाकुल्लाह खां के साथ जोड़ना चाहते हैं, माफी मांगने वाले सावरकर के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं, तो ये लड़ाई लड़िए। और जो लड़ाई लड़ी जाती है वो लड़ाई हर हाल में जीती जाती है। हमको हिंदुस्तान के इतिहास ने यही सिखाया है। अगर अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी को हम लोग हरा सकते हैं, अगर इस देश में कोई भी तानाशाही सरकार बनी हो, उस सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो इस सरकार को भी हम कह देना चाहते हैं कि यह सरकार, तुम हमको नागरिक नहीं मानते हो, हम तुमको सरकार नहीं मानते हैं। लगा लो, लगा लो, तुमको जितनी ताकत लगानी है लगा लो। हम अपने न्याय और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जब लड़ने की बात हो रही है तो आजकल पत्रकार क्या करते हैं, सब नहीं, जिनको मिलता है, स्वाभाविक बात है, वो किसी महिला को पकड़ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि उसी को, किसी महिला को पकड़ करके उससे पूछते हैं कि आप किस चीज से विरोध कर रहे हैं। लेकिन उस पत्रकार से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम पत्रकार हो, अगर तुम बिकाऊ माल नहीं हो, अगर तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीने में है, तो जो लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर का समर्थन कर रहे हैं, एक बार उनसे भी जाकर के ये पूछ लो कि जो लोग सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं उनके हाथ में तिरंगा है। जो लोग एनपीआर, एनआरसी और सीए का समर्थन कर रहे हैं
उनके एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में आरएसएस का झंडा क्यों है? ये सवाल जरा उनसे भी जाकर के पूछ लो कि हमको एनपीआर सीए के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको सीए, एनआरसी और एनपीआर के बारे में कितनी जानकारी है? गृह मंत्री कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, इसकी तो चाय पे चर्चा ही नहीं हुई है। तो इस पर प्रश्न पूछो ना कि किसकी बात को सही माने, प्रधानमंत्री की बात को सही माने या गृह मंत्री की बात को सही माने? इस कंफ्यूजन में है क्या? इस कंफ्यूजन में मत रहिए, इस कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि आप ऑमलेट बना के खाइएगा कि अंडा का भुजिया बना करके खाइएगा, बनेगा तो अंडे से ही ना। इस कंफ्यूजन में मत रहिए। गोदाम ही खराब है, गोदाम ही खराब है। उस गोदाम से जो भी निकलेगा ना वो वैसा ही होगा। इस कंफ्यूजन में आप मत पड़िए। पहले क्या कहा जाता था? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी उदारवादी आदमी है, अडवाणी बदमाश है। उसके बाद क्या कहना शुरू किए? नहीं, अडवाणी जी तो बड़े अच्छे हैं, मोदी जी ठीक आदमी नहीं। उसके बाद क्या कहना शुरू किए कि नहीं, मोदी जी ठीक आदमी है, अमित शाह बहुत बदमाश आदमी है। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों इस भ्रम में रहना चाहते हैं? हम सीधा सीधा एक जवाब चाहते हैं कि इस देश के संविधान ने जब ये कहा है, इस देश के संविधान की प्रस्तावना में जब ये लिखा हुआ है हम भारत के लोग, ये तो नहीं लिखा हुआ है हम मुसलमान, हम हिंदू, हम ब्राह्मण, हम दलित, हम काला, हम गोरा, हम मोटा, हम पतला, हम दूल्हा, हम लंगड़ा, है लिखा हुआ। हम बिहारी, हम मराठी, कोई तरह का भेदभाव है? शारीरिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, सांस्कृतिक आधार पे, जातीय आधार पे, भाषाई आधार पे, लैंगिक आधार पे कोई तरह का भेदभाव है? सीधा एक लाइन लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो आप धर्म के आधार पे किसी को नागरिकता देंगे और किसी को नागरिकता नहीं देंगे, ये अपने आप में बेईमानी है, देश के संविधान के साथ गद्दारी है। इसमें क्या बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब पत्रकार आकर के आपसे पूछता है तो थोड़ा इस मामले को समझ लेना भी जरूरी है। वैसे अगर मैं मोदी और अमित शाह का नाम लेता रहूं तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा, लेकिन मजा लेने से तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आज हम मजा लेने के चक्कर में रहेंगे तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी को सजा भोगना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा इस मामले को समझ लेना भी जरूरी है। अव्वल तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि इनको सीएए लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इनको सीएए इसलिए लाना पड़ा, जैसे चूहा को देखे हैं नोक्सी में जो है आप आटा फंसा देते हैं और वो आटा खाने के लिए जाता है और चूहेदानी का ढक्कन बंद हो जाता है, तो ये चूहा जाकर के उसमें फंस गया। फंस ऐसे गया कि जब आसाम में एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम सामने आया। बीजेपी को यह लगा कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, और यही अफसोस की बात है कि हम इंसान को इंसान की तरह नहीं, सरकार इंसान को इंसान की तरह नहीं वोट के रूप में देखती है। हम इंसान हैं, हम नंबर नहीं हैं। यहां जो बैठे हुए लोग हैं ये भीड़ नहीं है, ये इंसानों की फौज है। इनके पास दिल है, इनके पास भावनाएं हैं, इनके पास अपना परिवार है, इनके अपने सपने हैं। ये महज नंबर नहीं है। लेकिन ये नंबर जब इनके खिलाफ चला गया, जब इनको लगा कि 19 लाख में से 15 लाख लोग जिनको ये अपना नंबर समझते हैं, तब इनको लगा कि इससे गर्दन बचाना जरूरी है। तब जाकर के इन्होंने सीएए लाने की पहल शुरू की। जबकि हकीकत ये है कि 2003 में ही
जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, इसीलिए मैंने वो उदाहरण आपको दिया। 2003 में ही ये नागरिकता संशोधन कानून पास कर चुके हैं। 2003 में उस नागरिकता संशोधन कानून के हिसाब से सबसे पहले देश में एनपीआर तैयार किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एनपीआर कैसे तैयार किया जाएगा? तो सरकारी बाबू आपके घर में आएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपके दादाजी कहां पैदा हुए हैं, आपकी भाषा क्या है, आपका खान पान क्या है। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पूर्वज कौन हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस देश में दादाजी को तो छोड़ दीजिए, दादाजी से ही पूछिएगा ना। कोई भी बच्चा जाकर के पूछना, कैसे दादाजी बताइए आपका हैप्पी बर्थडे कब है, पूछना किसी दादाजी को, तो दादाजी कहेंगे उस साल बाढ़ आई थी, बहुत बरसात थी, जलजला आया था, उसी साल हम पैदा हुए थे। दादी को पूछना कि दादी कब पैदा हुए थे आप, अरे उस समय जो है बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अम्मा बता रही थी, भैंस को 2 बच्चा भी हुआ था। अब ना भैंस है ना भैंस का बच्चा है कि भैंस से जाकर के पूछें कि मेरी दादी का हैप्पी बर्थडे बता दो जरा। दूसरा हकीकत ये है, ऐसा नहीं है कि हमको मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, इतना फुर्सत नहीं है हमको, इतना फुर्सत नहीं है। अब एक बात बताइए, आप सड़क से चल रहे हो, अब कुत्ता आपको काट लेता है तो आप पलट करके कुत्ता काटने लगते हैं?